आज हम लोग स्पर्श क्लास 9 की पाठ्य पुस्तक का पाठ वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रमन के बारे में पढ़ेंगे। पेड़ से सेब गिरते हुए तो लोग सदियों से देखते आ रहे हैं, मगर गिरने के पीछे छिपे रहस्य को न्यूटन से पहले कोई और समझ नहीं पाया था। ठीक उसी प्रकार विराट समुद्र की नील वर्णीय आभा को भी असंख्य लोग आदिकाल से देखते आ रहे थे, मगर इस आभा पर पड़े रहस्य के पर्दे को हटाने के लिए हमारे समक्ष उपस्थित हुए सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। लेखक कहता है कि पेड़ से सेब गिरते हुए तो लोग सदियों से देखते आ रहे थे, मगर लेखक का कहना यह है कि इसके पीछे छिपे रहस्य जो है वो न्यूटन से पहले कोई समझ नहीं पाया था। ठीक उसी तरह विशालकाय समुद्र के नील रंग की चमक को भी अगणित लोग पुराने समय से देखते आ रहे थे, मगर इस चमक पर पड़े रहस्य के पर्दे को हटाने के लिए हम सभी के सामने उपस्थित हुए सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। सन 1921 की बात है, जब रमन समुद्री यात्रा पर थे। जहाज के डेक पर खड़े होकर नीले समुद्र को निहारना प्रकृति प्रेमी रमन को अच्छा लगता था। वे समुद्र की नीली आभा में घंटों खोए रहते थे। लेकिन रमन केवल भावुक प्रकृति प्रेमी ही नहीं थे, उनके अंदर एक वैज्ञानिक की जिज्ञासा भी थी, और यही जिज्ञासा उनसे सवाल कर बैठी, आखिर समुद्र का रंग नीला ही क्यों है, कुछ और क्यों नहीं। रमन सवाल का जवाब ढूंढने में लग गए। जवाब ढूंढते ही वे विश्वविख्यात बन गए। लेखक कहता है कि 1921 की बात है, जब रमन एक बार समुद्री यात्रा कर रहे थे। रमन को जहाज के डेक पर खड़े होकर नीले समुद्र को देखना, प्रकृति को प्यार करना अच्छा लगता था। समुद्र की नीली चमक को न जाने कितने समय तक देखते रहते थे। लेकिन अगर रमन केवल भावुक प्रकृति प्रेमी ही नहीं थे, उनके अंदर एक वैज्ञानिक की जानने की इच्छा भी उतनी मजबूत थी। लेखक कहता है कि यही जानने की इच्छा के कारण उनके मन में सवाल उठा कि आखिर समुद्र का रंग नीला क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं। रमन सवाल का जवाब ढूंढने में लग गए। जब जवाब ढूंढते ही वे संसार में प्रसिद्ध हो गए। रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ था। इनके पिता विशाखापट्टनम में गणित और भौतिक के शिक्षक थे। रमन का जन्म, लेखक कहता है कि इनका जन्म जो है तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ था, और इनके पिताजी गणित और फिजिक्स के शिक्षक थे। पिता इन्हें बचपन से गणित और भौतिक पढ़ाते थे। बचपन से इनके पिता इनको ये विषय पढ़ाते थे, जिसकी वजह से इनको प्रसिद्धि हासिल हुई। कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने पहले ABN कॉलेज तिरुचिरापल्ली से और फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से की। BA और MA दोनों की परीक्षाओं में उन्होंने काफ़ी ऊंचे अंक हासिल किए। लेखक कहता है कि रमन का जन्म 7 नवंबर सन 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ था, जैसा कि मैंने आपको बताया। और रमन के पिता विशाखापट्टनम में गणित और फिजिक्स के अध्यापक भी थे। और लेखक ये भी कहता है कि इन्हीं के पिता की वजह से, जो ये विषय इनको पढ़ाते थे, उसकी वजह से ये विश्वविख्यात हुए। कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने पहले ABN कॉलेज तिरुचिरापल्ली से और फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से की, और इसके लिए उन्होंने इन दोनों ही परीक्षाओं में उन्होंने बहुत अच्छे नंबर हासिल किए थे। उनकी दिली इच्छा थी। रमन मस्तिष्क विज्ञान रहस्यों को सुलझाने के लिए बचपन से ही बेचैन रहते थे। रमन का मस्तिष्क विज्ञान के रहस्यों को सुलझाने के लिए बचपन से ही बेचैन रहता था। रमन चाहते थे कि जो विज्ञान के जो क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेरीज हैं, उनको अच्छे से विषयों को सुलझाया जाए। अपने कॉलेज के मस्तिष्क विज्ञान के जो रहस्य होते थे, उनको बचपन से ही सुलझाने में इनकी बड़ी बेचैनी हुआ करती थी। अपने कॉलेज के समय से ही उन्होंने अनुसंधान के कार्यों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था। उनका पहला शोध पत्र फिलोसॉफिकल मैगजीन में प्रकाशित हुआ था। उनकी दिली इच्छा तो यह थी कि वह सारा जीवन अनुसंधानों के कार्य को ही समर्पित कर दे, मगर उन दिनों अनुसंधान के कार्य को पूरे समय करियर के रूप में देने वाले अपनाने की कोई खास व्यवस्था नहीं हुआ करती थी।
अत्यधिक छात्र सरकारी नौकरी की ओर आकर्षित होते थे। रमन भी अपने समय के अन्य तेज बुद्धि वाले छात्रों की तरह भारत सरकार के आय व्यय संबंधित विभाग में अफसर बन गए। उनकी तैनाती कलकत्ता में हो गई थी। कलकत्ता में सरकारी नौकरी के दौरान उन्होंने स्वाभाविक रुझान को बनाए रखा। दफ्तर से फुर्सत पाते ही वे लौटते हुए बहू बाजार आते, जहां इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला थी। कलकत्ता में सरकारी नौकरी करते हुए रमन ने वहाँ पे कुछ समय निकाला, जिससे कि वह अनुसंधान के कार्य के प्रति अपने झुकाव को बनाए रखें। दफ्तर से वो समय निकाल लेते थे और लौटते हुए बहू बाजार आते थे। यहाँ इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला थी। लेखक कहता है कि यही प्रयोगशाला अपने आप में एक अनूठी संस्थान थी, जिसे कलकत्ता के एक डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने वर्षों की कठिन मेहनत और लगन से खड़ा किया था। अब इस संस्थान का उद्देश्य देश के वैज्ञानिक चेतना का विकास करना था। अपने महान उद्देश्यों के बावजूद इस संस्थान के पास औजारों की बहुत अधिक कमी थी। रमन इस संस्थान की प्रयोगशाला में काम चलाऊ औजारों का प्रयोग करते हुए अपने अनुसंधान कार्य किया करते थे। लेखक के अनुसार यह अपने आप में एक आधुनिक हठयोग का उदाहरण था, जिसमें एक साधक दफ्तर में कड़ी मेहनत करने के बाद बहू बाजार की इस मामूली सी प्रयोगशाला में पहुंचता है और अपनी इच्छा शक्ति के जोर से फिजिक्स विज्ञान को उन्नत बनाने के प्रयास में लग जाता है। यहाँ पर भी वे अपनी जानने की इच्छा के कारण वाद्य यंत्रों की ध्वनि के पीछे छिपे वैज्ञानिक रहस्यों की परतें खोलने का प्रयास कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने देश और विदेशी दोनों प्रकार के अनेक वाद्य यंत्रों का अध्ययन किया। वाद्य यंत्रों पर किए जा रहे शोधकर्ता के दौरान उनको वाद्य यंत्रों पर किए जा रहे शोधकर्ता के दौरान उनके अध्ययन के दायरे में जहां वायलिन, चेलो या पियानो जैसे विदेशी वाद्य आए, वहीं वीणा, तानपुरा, मृदंग पर भी उन्होंने काम किया। अब उन्होंने क्या किया, वाद्य यंत्रों के बारे में शोध करना शुरू किया। उन्होंने ये समझना शुरू किया कि इन वाद्य यंत्रों में क्या दायरे में जहाँ वायलिन वगैरह और भी आते थे। लेखक कहता है कि ये पश्चिमी देशों को भारतीय वाद्य यंत्र विदेशी वाद्यों की तुलना में घटिया लगते थे, तो उसी को साबित करने के लिए कि ऐसा नहीं है, उसके लिए उन्होंने इसका शोध करना शुरू किया। वाद्य यंत्रों के कंपन के पीछे छिपे गणित पर उन्होंने अच्छा खासा काम किया और अनेक शोध पत्र प्रकाशित किए। लेखक कहता है कि उस जमाने में प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री सर आशुतोष मुखर्जी को रमन के बारे में जानकारी मिली, तो अपने ज़माने के अत्यधिक बुद्धिमान युवक कहे जाते थे। लेखक कहता है कि उन्हीं दिनों कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद निकले हुए थे। मुखर्जी महोदय ने रमन के सामने प्रस्ताव रखा कि वे सरकारी नौकरी छोड़कर कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद स्वीकार करें। रमन के लिए कठिन निर्णय था, क्योंकि उस जमाने के हिसाब से सरकारी नौकरी के पद पर एक उच्च सरकारी नौकरी के पद पर थे, जिसके साथ मोटी तनख्वाह भी मिलती थी और उनकी साथ में सुविधाएं भी जुड़ी हुई थी। उस नौकरी को करते हुए उनको 10 वर्ष हो चुके थे। ऐसे हालात में सरकारी नौकरी छोड़कर कम वेतन और कम सुविधाओं वाली नौकरी विश्वविद्यालय की उनको करने के लिए बहुत हिम्मत का करने के लिए उनको सोचना पड़ा। रमन सरकारी नौकरी की सुख सुविधाओं को छोड़कर 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की नौकरी में आ गए। रमन ने क्या किया, सरकारी नौकरी की सुख सुविधाओं को छोड़कर 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की नौकरी करने लगे। उनके लिए सरस्वती की साधना सरकारी सुख सुविधाओं से कहीं महत्वपूर्ण थी। उनके लिए सरस्वती उनके लिए पढ़ाई
की जो महत्वपूर्ण पढ़ाई जो थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करती थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय के शैक्षणिक माहौल में अपना पूरा समय अध्ययन, मतलब जो कलकत्ता के शैक्षिक विश्वविद्यालय में क्या करते थे, उसी माहौल में वो अपना पूरा समय अध्ययन, अध्यापन और शोध के बिताते थे। मतलब इसी पढ़ाई में वो अपना पूरा समय लगा देते थे। 4 साल बाद यानी 1921 में समुद्र यात्रा के दौरान जब रमन के मस्तिष्क में ये प्रश्न उठा कि समुद्र नीला क्यों होता है, तो उन्होंने आगे इस दिशा में प्रयोग किए, कई प्रयोग किए, जिससे इनको ये पता चले कि उसका रंग नीला समुद्र का क्यों होता है। रमन ने अनेक ठोस वस्तुओं और समान तरल पदार्थों पर प्रकाश की किरणें के प्रभाव का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि जब एक वर्णीय प्रकाश की किरण किसी तरल या ठोस रवेदार पदार्थ से गुजरती है तो गुजरने के बाद उसके वर्ण में परिवर्तन आता है। अब इन्होंने शोध जो किया था उसमें ये पाया कि जो एक वर्णीय प्रकाश होता है उसकी किरणें किसी तरल ठोस रवेदार पदार्थ से गुजरती हैं तो गुजरने के बाद उसके वर्ण में परिवर्तन आ जाता है। इसी वजह से एक वर्णीय प्रकाश की किरणें के प्रोटॉन जब तरल या ठोस से गुजरते हैं तो इसके अणुओं से टकराते हैं, तो इस टकराव के परिणाम स्वरूप वे या तो ऊर्जा का कुछ अंश खो देते हैं, या पा जाते हैं। दोनों ही स्थितियों में प्रकाश के रंग में बदलाव लाती हैं। प्रकाश की किरणें में सबसे अधिक ऊर्जा बैंगनी रंग के प्रकाश में होती है। सबसे अधिक ऊर्जा इन्होंने बैंगनी रंग के प्रकाश में बताई है। लेखक कहता है कि बैंगनी के बाद क्रमशः नीले, आसमानी, हरे, पीले, नारंगी, लाल वर्ण का नंबर आता है। इस प्रकार लाल वर्णीय प्रकाश की ऊर्जा सबसे कम होती है। एक वर्णीय प्रकाश तरल या ठोस रवों से गुजरते हुए जिस परिणाम में ऊर्जा खोता है या पाता है उसी हिसाब से उसका वर्ण परिवर्तित हो जाता है। इस तरह इन्होंने ये समझाया है कि क्यों जो लहरें होती है, जो पानी होता है समुद्र का, वो नीला क्यों होता है। खोज भौतिक के क्षेत्र में एक क्रांति के समान थी। इसका पहला परिणाम तो यह हुआ कि प्रकाश की प्रकृति के बारे में आइंस्टाइन के विचारों का प्रयुक्त प्रमाण मिल गया। आइंस्टाइन के पूर्ववर्ती वैज्ञानिक प्रकाश को तरंग के रूप में मानते थे। अब इसमें ये कहा गया कि लेखक ये कहते हैं कि रमन की खोज भौतिक के क्षेत्र में एक क्रांति के समान थी और इसका पहला परिणाम तो यह हुआ कि प्रकाश की प्रकृति के बारे में जो आइंस्टाइन के विचार थे उसका प्रमाण प्रयोग के साथ मिल गया। आइंस्टाइन से पहले के वैज्ञानिक प्रकाश को तरंग के रूप में मानते थे, मगर आइंस्टाइन ने ही सबसे पहले यह बताया कि प्रकाश बहुत ही छोटे छोटे कणों की तेज धारा के समान है। इन बहुत सी छोटी छोटी कणों की तुलना आइंस्टाइन ने बुलेट से की है। इन्हें प्रोटॉन नाम दिया है। लेखक कहता है कि रमन के प्रयोग ने आइंस्टाइन की धारणा का प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया, क्योंकि एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन यह साफ तौर पर प्रमाणित करता है कि प्रकाश की किरणें बहुत ही तेज गति के सूक्ष्म कणों के प्रभाव के रूप में व्यवहार करती हैं। रमन की खोज की वजह से पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं और आंतरिक संरचना का अध्ययन सहज आसान हो गया। पहले इस काम के लिए अवरक्त विज्ञान का सहारा लिया जाता था। लेखक कहता है कि मुश्किल तकनीक है और गलतियों की संभावना बहुत अधिक रहती है। रमन की खोज के बाद पदार्थ के अणुओं और परमाणुओं की बनावट के अध्ययन के लिए रमन के एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक का सहारा लिया जाने लगा। यह तकनीक एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन के आधार पर पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की संरचना की सटीक सही जानकारी देती है। इस जानकारी की वजह से पदार्थों का प्रयोगशाला में मिलान करना तथा अनेक उपयोगी पदार्थों का बनावटी रूप से निर्माण करना संभव हो गया था। रमन प्रभाव की खोज
ने रमन को विश्व के चोटी के वैज्ञानिक की पंक्तियों में खड़ा कर दिया था। अब इनकी जो शोध हुई थी, जो भी खोज थी, उसकी वजह से ये कहाँ वैज्ञानियों सबसे चोटी के, विश्व के सबसे चोटी के वैज्ञानिकों की लिस्ट में आ गए थे। पुरस्कारों और सम्मानों की तो जैसे झड़ी लग गई। उनको इस बार के लिए बहुत सारा सम्मान और पुरस्कार दिया गया। उन्हें सन 94 में रॉयल सोसाइटी की सदस्यता से सम्मानित किया गया। 1929 में उन्हें सर की उपाधि प्रदान की गई। ठीक अगले ही साल उन्हें विश्व के सर्वोच्च पुरस्कार भौतिकी से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें और भी कई पुरस्कार मिले। इस तरीके से रमन को इस शोध करने के बाद बहुत से पुरस्कार दिए गए और कुछ विदेशों के भी पुरस्कार उनको प्राप्त हुए। और इन्होंने ये पुरस्कार तब पाए थे जब यहाँ पे ब्रिटिश शासन था। तो ये हमारे देश के लिए बहुत गौरव की बात हुआ करती थी कि हमारे जिस समय अंग्रेज़ों का शासन था, उसके बावजूद किसी ने मतलब वैज्ञानिक बन के और इतने अच्छे शोध किए, जिसकी वजह से उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। भारतीय वैज्ञानिक थे। उनके बाद ये पुरस्कार भारतीय नागरिक वाले किसी अन्य वैज्ञानिक को अभी तक नहीं मिल पाया। उन्हें अधिकांश सम्मान उस दौर में मिले जबकि हमारा भारत देश अंग्रेज़ों का गुलाम हुआ करता था। उन्हें मिलने वाले सम्मानों ने भारत को एक आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से भर दिया था। विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने एक नई भारतीय चेतना को जागृत किया था। इस तरीके से भारतीय संस्कृति से रमन को हमेशा ही गहरा लगाव रहा। इस भारतीय संस्कृति से रमन को हमेशा गहरा लगाव था। उन्होंने अपनी भारतीय पहचान को हमेशा बनाए रखा और बाद में उन्होंने अपने दक्षिण भारतीय पहनावे को नहीं छोड़ा। उन्होंने अपना जो पहनावा था वो बिल्कुल नहीं बदला था। उन्होंने अपना पहनावा बिल्कुल नहीं बदला था और वो किसी भी लेखक कहता है कि जब वो मतलब उनको रमन प्रभाव का प्रदर्शन शराब पीना बिल्कुल पसंद नहीं था। इसकी वजह से उन्होंने अल्कोहल पर रमन प्रभाव का प्रदर्शन किया। बाद में आयोजित पार्टी में जब उन्होंने शराब पीने से इनकार किया तो एक आयोजक ने हंसी मजाक में उन्हें कहा कि रमन ने जब अल्कोहल पर रमन प्रभाव का प्रदर्शन कर हमें आनंदित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो रमन पर अल्कोहल के प्रभाव का प्रदर्शन करने से परहेज क्यों? लेखक कहता है, रमन का वैज्ञानिक व्यक्तित्व प्रयोग के अनुसंधान के पत्र लेखन तक ही सिमटा हुआ था। उनके अंदर एक राष्ट्रीय चेतना थी और वे देश वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन के विकास के प्रति समर्पित थे। और उनके शुरुआती दिन हमेशा ही याद रहेंगे जब उन्होंने प्रयोगशाला में उपकरणों की कमी होने के बावजूद इसके लिए प्रयोगशाला के शोध संस्थान की जो बेंगलोर में स्थित हैं और उन्हीं के नाम पर रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम से जानी जाती हैं। भौतिक शास्त्र के अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स नामक शोध पत्रिका प्रारंभ की। लेखक कहता है, अपने जीवन काल में उन्होंने सैकड़ों शोध का मार्गदर्शन किया। अपने जीवन काल में उन्होंने इतने सारे शोधों का मार्गदर्शन किया था। रमन वैज्ञानिक चेतना की दृष्टि के साक्षात प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने हमें हमेशा यह संदेश दिया कि हम अपने आसपास घट रही विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं की छानबीन एक वैज्ञानिक दृष्टि से करें। तभी तो उन्होंने संगीत के सुर ताल को प्रकाश की किरणों की आभा के अंदर से वैज्ञानिक सिद्धांत खोज निकाले। हमारे आसपास ऐसी न जाने कितनी ही चीज़ें बिखरी पड़ी हैं जो अपने पात्र की तलाश में ज़रूरत है रमन के जीवन से प्रेरणा लेने की और प्रकृति के बीच छुपे वैज्ञानिक रहस्य को भेद करने की। और इसमें ये भी इस तरीके से यह पाठ का अंत होता है और यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पार्ट के लिए एक्सप्लेनेशन के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।